और अब हम आपको तस्वीरें दिखला रहे हैं हवाई अड्डे की, जहां से प्रधानमंत्री की रवानगी होगी। वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। एयर इंडिया का विमान वहां पर लगा हुआ है। ये टेक्निकल एरिया आपको दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर वहीं से आएंगे और 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री तकरीबन 100 घंटे गुजारेंगे अमेरिका में, जो इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसमें शुरुआत में न्यूयॉर्क जाएंगे, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में उन्हें अपना भाषण देना है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण हिंदी में होगा। हिंदी को लेकर जिक्र बार बार अटल बिहारी वाजपेयी का होता रहा। उस वक्त पहली बार उन्हें बधाई जब दी गई थी तो इंदिरा गांधी खुद उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने थपथपाई थी मेज और बधाई दी थी अटल बिहारी वाजपेयी को कि वो हिंदी में भाषण संयुक्त राष्ट्र में दिया था। वो पहला मौका था जब भारत की तरफ से हिंदी में भाषण दिया गया था। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ भाषण वहाँ पर न्यूयॉर्क में देंगे हिंदी पर, मेडिसन स्क्वायर पे जो उनका भाषण होना है वहाँ पर भी वो हिंदी में भाषण देंगे। और इस दौर में 2-3 चीज़ प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिक्र कर रहे हैं। वो ख़ास तौर से हर जगह हिंदू संस्कृति का जिक्र जरूर करते हैं और किसी भी मौके को हिंदुस्तान के साथ और उसकी जो अपने रिचुअल्स हैं उनके साथ जोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो विदेश नीति के मद्देनज़र भारत के सामने लगातार एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ जापान से बेहतर संबंध, दूसरी तरफ जापान के चीन से बेहतर संबंध नहीं। क्षेत्रीय युद्ध का जब जिक्र हुआ तो चीन की तरफ से बड़ी साफगोई के साथ कहा गया था भारत इसको लेकर चिंतित ना हो। तो संकेत बहुत साफ था, वो कहीं समुद्री सीमा का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन भारत को चीन के साथ संबंध बनाना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ मिलाना, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर विदेश सचिवों की बैठक को पीछे हाथ खींच लेना, ये सारी परिस्थिति दिखाती है कि अमेरिका चूँकि खास रुचि, और अमेरिका ने तो इस दौर में एशियाई धुरी पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक स्ट्रेटजिक बायलैटरल रिलेशन भी भारत के साथ चाहेगा। और एनर्जी के क्षेत्र में वो खास तौर से चाहता है कि भारत के साथ समझौता हो जाए। लेकिन इस सिलसिले को जरा सा हम आगे बढ़ाएं, चूँकि हमारे तमाम मेहमान यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा जी, एक सवाल हर जहन में होगा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में बोलेंगे, इसको लेकर बड़ा उत्साह है मीडिया में, नहीं लोगों में भी है कि चलिए हिंदी में बोलेंगे। क्या मायने रखता है? मायने यही रखता है कि वो हिंदुस्तानी हैं। उनकी जो वैसे तो उनकी मातृभाषा गुजराती होनी चाहिए, लेकिन अगर गुजराती में बोलेंगे तो सिर्फ एक प्रांत या एक राज्य को समझ आएगा। तो हिंदी में बोलते अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हिंदी में बोलेंगे। आप भी हिंदी में बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं हिंदी में। लेकिन ये जो एक मैसेज वाली जो बात है कि पूरे खास करके न्यूयॉर्क में, जैसे आपने कहा मैडिसन स्क्वायर में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है कि अमेरिका के जो इंडियन ओरिजिन के जो निवासी हैं उन्होंने बहुत मदद की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जो है रेस कोर्स की गद्दी पे या भारत की गद्दी पे पहुंचने की। तो एक वो वाला मैसेज भी है। हम इसमें एक चीज़ और जानकारी देते हैं कि दरअसल अमेरिका में जो पूरी सक्रियता थी वो सिर्फ एनआरआई की नहीं थी। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान में है, लेकिन अमेरिका में उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कहते हैं, उसे HSS हिंदू स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। और उसकी सक्रियता वहाँ पर ज़बरदस्त है। और ये भी बता दें कि यात्रा प्रधानमंत्री की जो शुरू हो रही है उससे पहले हिंदू स्वयंसेवक संघ जो वहाँ पर मौजूद है उसके लोग यहाँ पर आए थे और बड़ी तादाद में, जो आप मेडिसन स्क्वायर पे देखने जा रहे हैं, टोपी, गंजी, मास्क प्रधानमंत्री मोदी का वो लेकर गए और वो तादाद सैकड़ों में है। वो उनसे जब बातचीत हमारी हुई थी तो उन्होंने कहा था हम इसे बांटेंगे वहाँ पर। और जो नज़ारा होगा मेडिसन स्क्वायर पे वो सिर्फ एक लिहाज से आप कह सकते हैं चुनाव के समय जिस तरीके से मास्क प्रधानमंत्री मोदी का पहना जा रहा था या गंजी पहनी जा रही थी, टोपी लगाई जा रही थी, वो सारी चीज़ वहाँ पर नज़र आएगी मेडिसन स्क्वायर पे। तो किस तरीके की जलसे की स्थिति होगी यह भी ज़बरदस्त एक अपने तरीके का एक संकेत भी है, संदेश भी है, शायद अमेरिका के लिए भी है कि इतनी बड़ी तादाद में भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं। और इतनी बड़ी भारतीय तादाद की मौजूदगी के भीतर प्रधानमंत्री अगर वहाँ पर इस रूप में संबोधन करने जा रहे हैं, एक जिक्र और आता है। इससे पहले 1963 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। उस वक्त वहाँ पर जब नींव पड़ चुकी थी हिंदू स्वयंसेवक संघ की, और उसकी जब नींव वहाँ पर पड़ी थी तो ये माना जाता है कि उसके बाद से ही उसमें मजबूती आई थी। और उस समय देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक थे गुरु गोलवलकर हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पर वो संदेश वाजपेयी जी के ज़रिए भिजवाया था कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए और ख़ास तौर से अमेरिका किस रूप में देखे,
इसका प्रयास आपको लगातार करना चाहिए और होना चाहिए। ये प्रयास लगातार हुआ और इसीलिए जो उनकी संख्या वहाँ पर बताई जाती है कि कितनी बड़ी संख्या में हिंदू स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो तकरीबन 18,000 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो इनकी अपनी तादाद बताई जाती है, जो बाकायदा जुड़े हुए हैं। जी प्रसून, मैं आपकी बात बहुत गौर से सुन रही थी, जो आपने हिंदू स्वयंसेवक संघ का जो जिक्र किया और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। मुझे याद है 2003 में जब उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने हम जर्नलिस्ट को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं स्वयंसेवक हूँ। लेकिन सवाल यह है कि आज की तारीख में क्या नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बन के जाते हैं अमेरिका, क्या वो सिर्फ इस हिंदू स्वयंसेवक संघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या ये जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी या इस तरीके के लोगों, ये जो इनका जो इस तरीके का एक्सट्रीम राइट विंग हिंदुत्व वाला ये जो एक नज़रिया है, क्या वो सिर्फ उसी नज़रिए को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान में तो भारतीय जनता पार्टी का ऐलान है कि सबका विकास सबके साथ। ये जो सबके साथ वाली बात है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। और नहीं, हमको लगता है आपके बगल में बैठे हुए संबित जी आप जवाब दीजिए, फिर हम कांग्रेस से भी इसका रिएक्शन सिर्फ एक चीज़ जी कि हालांकि ये ज़रूर है कि अमेरिका के अंदर इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, डायस्पोरास हैं जी, आयरिश अपना दिन मनाते हैं, हिंदुस्तान सारे वर्गों के लोग वहाँ पे हैं, सारे देशों के हैं। लेकिन इसमें रेखा कहाँ पे है जहाँ पे कल्चरल लिंक्स, कल्चरल जो आपकी कड़ियाँ हैं वो ख़त्म होके पॉलिटिकल कड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। क्या वहाँ के जो लोकल अमेरिकन, वाइट अमेरिकन हैं, वो इसको किस तरीके से देखेंगे? अगर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की मास्क डालते हैं तो ये क्या कल्चरल लिंक रहा या पॉलिटिकल लिंक हो गया? जब आपके पास पासपोर्ट अमेरिका का है, क्या अगर ऐसे लोग हिंदुस्तान में हो, वो किसी बाहर के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के मास्क डालें, तो क्या आम हिंदुस्तानी का उनके बारे में क्या विचार? मेरा ख्याल है कि आज ये देखना चाहिए कि भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी इन्फ्लुएंस यूएसए में बहुत बढ़ गई है। जो आप 93 की बात कर रहे हैं, 2000 की बात कर रहे हैं, उस वक्त से और अब में भारतीय मूल के लोगों की इन्फ्लुएंस हर एक क्षेत्र में बढ़ी है। इन्फ्लुएंस की बात नहीं है, इन्फ्लुएंस की बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री एक बड़ा मैसेज, देखिए ये क्या किस तरीके से अपने आप को रखना है अमेरिका के संबित पात्रा से। वो अमेरिका में भी स्वयंसेवक है कि सिर्फ हिंदुस्तान में स्वयंसेवक? सवाल ये है। देखिए, स्वयंसेवक तो हर जगह स्वयंसेवक होता है, सिर्फ इंडिया में क्यों? हर जगह स्वयंसेवक का अर्थ नहीं। एक बड़ा शार्प क्वेश्चन था कि आप किस रूप में वहाँ राइट विंग जो आप और हिंदुत्व वाला जो एस्पेक्ट। यहाँ कोई विंग नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान को विंग लगे उसकी चर्चा है, उसकी चिंता है कि देश को आज एक पर की आवश्यकता है जिससे देश उड़ान भर सके। उस पर को लेके जा रहे हैं नरेंद्र मोदी वहाँ। दूसरा विषय है ये जो हम डिस्कशन करते हैं बार बार कि क्या वो एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दूसरे सेगमेंट को लेके इंक्लूसिव नहीं है। मुझे लगता है इस पे अब फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लग गया है मई 2014 16 तारीख, क्योंकि जनता ने जवाब दिया और हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं लगता कि ये सेक्युलर है या सेक्युलर नहीं। ये सेक्युलर जनता है और उन्हें लगा कि यही व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो सबका साथ और सबका विकास करेगा। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे जो जिक्र निकल कर आ रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनमोहन सिंह जिस रूप में अमेरिका जाते थे उस समय एक मैसेज था कि भारत कहीं झुका हुआ है। ये मैसेज था या नहीं था? देखिए, वो दोनों का व्यक्तित्व अलग है। मोदी जी जब जाते हैं, एक तो ऐसे मौके पर जा रहे हैं जबकि भारत एक सफलता के वे पर है। कल ही हमने एक हमारे साइंटिस्ट ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है और सारा विश्व उनको कंग्रेचुलेट करेगा, वो इसके पात्र भी है जी। तो एक तो ऐसे मौके पर जा रहे हैं। दूसरे, मोदी जी का जहाँ तक आपने निवेश की बात की है, स्वयं सेवक तो देखिए, अगर वाजपेयी जी कहते हैं स्वयं सेवक थे, स्वयं सेवक में कोई धार्मिक रंग उन्होंने नहीं डाला। स्वयं सेवक तो जैसे पात्रा जी ने कहा, सब हम भी स्वयं सेवक हैं, लेकिन हिंदू शब्द उन्होंने नहीं कहा, आपने खुद बोला इसके बाद। अगर मोदी जी भी ऐसा कहते हैं, मोदी जी ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया है जिससे उनके सेकुलर क्रेडेंशियल को बिल्कुल जाहिर किया जाता है। लोग उनको कहते हैं कि भाई ये तो एक किसी फिरके के खिलाफ है, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद ये बड़ी उत्तेजना थी कि भाई इन्होंने साफ जो लोग धार्मिक या ऐसी उत्तेजना करते हैं जिन्होंने यूपी में किया था उनको भी चुप करा दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनकी लेकिन नहीं चुप कराया उन्होंने। जो यूपी में जो सवाल उठे हैं अभी हाल ही में, जो इतने सारे जो लव जिहाद और बाकी भी जो इतने सारे सवाल उठे हैं, वो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल उस पर बिल्कुल उनका कोई जिक्र नहीं हुआ है।
चलिए वो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक ये स्वयंसेवक संघ वाली बात है, आप स्वयंसेवक हैं, हम तो खैर नहीं हैं, लेकिन अगर आप हैं तो मैं ये भी कहूँगी कि ये सिर्फ एक धार्मिक कि ये हिंदू धर्म के अंदर, या सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर ही नहीं, सिर्फ ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नहीं, लेकिन एक चीज, अगर आप मैं एक सेकंड के बीच में आना चाहूंगा। हमको लगता है जरा हम शेरगिल साहब आपकी राय इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं और ये मैसेज जो कन्वे ज्योति जी कर रही है, क्यों मैसेज निकल कर आ रहा है कि लग रहा है वो वहाँ पर आरएसएस, वहाँ पर स्वयंसेवक, वहाँ पर प्रचारक, वहाँ पर हिंदुत्व, ये मैसेज क्यों आ रहा है, इसके एम्बियंस क्यों है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अपनी पुरानी आदत से नहीं छोड़ सकते कि एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आज यूएस के मुद्दे क्या हैं? आज मुद्दा है इंडिया और यूएस का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आज ऐसे 4 एरियाज हैं न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज के। नहीं, हम उस पे आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ खाली सवाल है, ये वही अमेरिका है जिसने वीजा नहीं दिया, ये वही अमेरिका है जो स्वागत ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके सिर्फ भाषण होगा, खोखला भाषण होगा, असलियत में कभी बदल नहीं पाएंगे। इस सब को एक कवर अप करने के लिए ये सब ड्रामा रचाया जा रहा है, क्योंकि कोई हम इस मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं। मोदी का काफिला पहुंच चुका है एयरपोर्ट पे और ये नज़र आ रहा है उनकी रवानगी अब ये होगी, और ये वाकई अमेरिका की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं, सवाल ये भी आ रहा है हर जहन में कि 2005 से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक लगातार इस बात का जिक्र इस देश में होता रहा कि अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा है। जिन संगठनों ने और वहाँ पर जिन पार्लियामेंट्रीज ने जो आपत्ति की थी वो ह्यूमन राइट्स की थी, ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन लास्ट जब चुनाव के ऐन वक्त पे, जब उस समय बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, वो जब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने बाकायदा संबोधित करते हुए जो एनआरआईज थे उनको कहा था कि आप वीज़ा ना दीजिए, कल को जब प्राइम मिनिस्टर होंगे तब तो आपको बुलाना ही पड़ेगा। ये उस वक्त राजनाथ सिंह ने कहा था। और अब प्रधानमंत्री मोदी नज़र आ रहे हैं जो कि अब रवाना होंगे अमेरिका के लिए, और हर कोई इंतज़ार इसी बात का है कि न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद संयुक्त राष्ट्र में उनका भाषण जो होगा, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा एक बड़ा डेलीगेशन अक्सर जाया करता था, इस बार ना उतना बड़ा डेलीगेशन है, या कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्सर इस तरीके से अकेले नज़र आते हैं। और भारत के प्रधानमंत्रियों की कतार में अगर देखें तो एक अटल बिहारी वाजपेयी भी इस तरीके से अकेले हाथ हिलाते हुए अक्सर नज़र आते थे, अविवाहित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकारा उनकी पत्नी जरूर है लेकिन वो साथ नहीं रहती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी रवानगी होगी यहाँ से, और हर किसी को इंतज़ार अब इस बात का है कि संयुक्त राष्ट्र में जो भाषण होगा प्राइम मिनिस्टर का वो किस रूप में कैसे आएगा। जी, अब मैं 15 सेकंड लेना चाहूँगा। पहले मैं अभी आपके चैनल में देख रहा था मोदी जी किस प्रकार, किस वेग के साथ विमान पे चढ़ रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है कि मैं उत्सुकता के साथ जा रहा हूँ, बहुत एनर्जी के साथ जा रहा हूँ, कुछ लेके लौटूंगा और देश को अच्छा करूँगा। ये अब देखिए, इससे पहले हमने तमाम प्रधानमंत्रियों को स्टडी किया है, वो जो हैंडवे होता है उसे पकड़ के धीरे धीरे कदम पर कदम चढ़ रहे होते हैं, मगर जिस वेग के साथ, एक युवा जोश के साथ, जिस 62% युवकों की बात करते हैं, याद है जनाब, देखिए 10 सेकंड मैं 10 वर्षों, विगत 10 वर्षों को मैं दो सीढ़ियां हमने चढ़ते हुए देखी। स्वाभाविक रूप से मैं उनको बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो विगत 10 वर्षों का समय था जो फ्रेश हो रहा है अभी, उसको कंपेयर कर रहा हूँ। खैर उसको भी भूलते हैं, सिंह को देख रहे नहीं, देखना पड़ रहा है। विगत 10 वर्षों में वही प्राइम मिनिस्टर। दूसरा मिस्टर सेठ, जस्ट अ सेकंड, मैं 15 सेकंड। दूसरा देखिए, हम लोग एक राउंड टेबल में बैठे हैं और सभी इंडियंस हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के या बीजेपी के तो नहीं है, हमारे हैं। तो यहाँ ये कहना कि वहाँ जाके वो एक थोथला भाषण दे देंगे जिससे कुछ नहीं होगा, और वहाँ ये कहना कि हमें कुछ आशा नहीं, ये नहीं। आज आशावादी होना पड़ेगा इस राउंड टेबल में हम सबको, क्योंकि यहाँ भारतीय बैठे हैं, हम यहाँ बहन भाई बैठे हैं और हमारे अभिभावक बाहर जा रहे हैं। ऐसी आप क्या हम नेशनलिज्म का लेक्चर तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ये कॉमन सेंस होता है। ये क्या बात है कि हम भारतीय हैं इसीलिए क्यों आ रहा है कि आशावादी वाला हमेशा ये माना जाता रहा कि ओवरऑल सारी पार्टियां एक जैसा सोचती हैं, एक दिशा में देखती हैं। बिल्कुल ये है ना, इसको लेकर अलग सोच भी है। देखिए, ये बात तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि खुद सुषमा जी ने एक बात कही थी कि फॉरेन पॉलिसी देश की होती है और हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं जो पहले से तय है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है।
ये खुद सुषमा जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। फॉरेन पॉलिसी जो तैयार होती है या जो हमारे मुद्दे होते हैं उस पर समहाउ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आप थोड़ा बहुत कमोवेश, वरना वही रहता है। पाकिस्तान के बारे में जो हमारी राय थी आज मोदी जी की भी वही है। बिल्कुल। और पाकिस्तान इलेक्शन से पहले मोदी जी ने कम से कम 20 तकरीरों में पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का भाषण दिया। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहला इनविटेशन पाकिस्तान को भेजा। नहीं, सब सार्क के नेताओं को भेजा, जिसमें वो शामिल थे। मैं ये कहता हूँ कि सार्क के बहाने पाकिस्तान को बुलाया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान आया सार्क में। नहीं, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कंट्री के मूव कर रहे हैं, एज ए आरएसएस प्रचारक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात, आपने वो मास्क की बात कही, मुझे याद है मैं 1990 से 96 से पार्लियामेंट का मेंबर रहा। याद होगा आप, सद्दाम हुसैन के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त अमेरिका का जो चल रहा था और हिंदुस्तान के अंदर सद्दाम हुसैन के बड़े नारे लग रहे थे। तो मैं बहुत यंग था, मैंने एक ऐसी जैकेट बनवाई जिसके ऊपर सद्दाम हुसैन की तस्वीर थी, पार्लियामेंट में चला गया। तो शंकर दयाल शर्मा साहब जो हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे चैम्बर में बुलाया और बुला कर के कहा कि आप पार्लियामेंट में ये पहन कर ना जाएं। मैंने कहा क्यों, मुझे राइट है, मैं पहनूंगा। तो उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की, हुक्म नहीं दिया, हालांकि चेयरमैन की हैसियत से मुझे हुक्म दे सकते थे कि नहीं ये मुनासिब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब आप किसी बाहरी देश के बारे में कोई बात करते हैं तो अपने देश का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। इसी तरह से जब आप किसी देश के बाहर कोई चीज़ प्रभावित करते हैं या दिखाते हैं तो उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मोदी जी की बजाय भारत नज़र आना चाहिए। बिल्कुल। जो स्वयं सेवक वहाँ पर जिस तरह का आपने बताया कि इतने सारे चीज़ें ख़रीद करके ले गए, वहाँ बटेंगी, उसको देखा, तो मुझे तो लग रहा है कि जैसे देखिए नेपाल के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, उस पर मेरा सीधा कमेंट ये था कि इलेक्शन ही तकरीर थी, क्या भारतीय जनता पार्टी नेपाल में भी जाके चुनाव लड़ेगी? और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा ये मानना है कि मोदी जी का जो भाषण यूनाइटेड नेशंस में होगा वो भी तकरीबन वैसा ही भाषण होगा जैसा उन्होंने नेपाल में किया था। और उसका एक मैसेज तो जाएगा, मतलब नहीं, नेपाल का भाषण अच्छा था, बहुत बढ़िया भाषण था। देखिए बहुत अच्छा भाषण था, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो एक टच था वो था जो एक प्राइम मिनिस्टर वाला भाषण नहीं था। एथनिक टच था क्या उसके अंदर? नहीं, इलेक्शन ही टच था। नहीं, उन्होंने ये कहा था, नेपाल के लोगों को ये कहा था कि आप डिसाइड कीजिए और हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे। डिप्लोमेट राजीव डोगरा जी, क्या ये जो तरीका है वो बता रहा हूं, तैयार की जाती है, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, डिप्लोमेट्स का पूरा हिस्सा होता है। इस पूरे प्रोसेस को अमेरिका को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह की स्थिति बनाई गई होगी कि आपको किस रूप में वहाँ जाना है, बातों को कहना है, कैसे, ये सारी ट्रेनिंग हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी, पर इसमें सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी का ज़रूर होता है, क्योंकि जिक्र हुआ था पर्सनालिटी से, तो मैं वहाँ से शुरू कर दूँ। अगर मोदी जी की जगह मैं होता तो पहले तो मैं ये सोचता कि मैं जाऊँ क्यों वहाँ। 10 साल तक उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, क्यों मैं जाऊँ? सो एक तो मानता उनकी ये माननी चाहिए कि वो ऑलमोस्ट पहली कंट्री जो विज़िट कर रहे हैं उनमें से पहली 3-4 में अमेरिका है। दूसरा ये है कि वो न्यूयॉर्क से भी होके वापस आ सकते थे। जब यूनाइटेड नेशन सेशन होता है तो बल्कि अमेरिका की ये एक ख़ास पॉलिसी है कि भाई आप यूएन का सेशन अटेंड करके अपने घर वापस जाइए। हम इसके साथ हम विज़िट नहीं कंबाइन करना चाहते, वरना 200 देशों के मुल्क आ जाएंगे। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि मैं वाशिंगटन भी जाऊँगा और उनसे मिलूँगा और बातचीत करूँगा देश के हित में। तीसरी बात ये है, जहाँ से आपने शुरू किया था, कि बॉडी लैंग्वेज की। मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज कई बार मेरे को मुशर्रफ की याद दिलाती है। बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ जो एसपीजी वाले भी चल रहे होते हैं वो भी जरा फीके पड़ जाते हैं। सो थोड़ा सा असर्टिवनेस है। जब मुशर्रफ आगरा आए थे, राजीव आपको याद होगा, उन्होंने मेरे ख्याल दिन में 5 दफ़ा कपड़े भी अपने जो बदले थे, लेकिन वो बात अलग है। मैं ये जो बॉडी लैंग्वेज वाली बात है प्रसून, ये इनकी बात संबित की बात बिल्कुल जायज़ है। हम रिएक्शन एक मिनट ले रहे हैं इस पे। बालकृष्ण, रवानगी हो गई, आप एयरपोर्ट पे मौजूद हैं? जी हाँ, अब से थोड़ी देर पहले प्रसून वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और अब से थोड़ी देर में यहाँ से उड़ान भरने वाले हैं प्रसून। ओके, संबित पात्रा, आपने बॉडी लैंग्वेज से शुरू की थी, बात वहीं पर आ गई कि आप अगर बॉडी लैंग्वेज के आश्रय प्रधानमंत्री को देख रहे हैं तो मोदी तो वाकई उस रूप में अपने आप मैं इसको बड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूँ।
अभी चंद मिनट पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि फॉरेन पॉलिसी तो इन कंटिन्यूम होता है और होता भी है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ बदल जाए। इन कंटिन्यूम में फिर क्या बदल जाता है? जो एक पॉलिसी हमें अजीब लगता था और वही पॉलिसी अच्छा लगता है, व्यक्ति बदल जाता है। वो व्यक्ति का वही पर्सनालिटी काम आता है। आप देखिए, ऐसा नहीं कि हमने बहुत कुछ बदल दिया, मगर चाइनीज़ इंकर्शन हुआ था, पहले भी हुआ था, अभी हुआ। पहले हुआ था तो जो व्यक्ति उस समय थे शांत थे, चुप थे, रिएक्टिव नहीं थे। सलमान खुर्शीद साहब का एक बयान आया कि क्या ये तो एक्ने हुआ है, एक्ने विल रिजॉल्व बाय और यहाँ पे मैडम आई वाज नॉट इंटरप्टिंग एनीवन, और मैं इतनी सिविलिटी सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि हम, मैं कभी किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूँ। आई शुड बी गिवन सम टाइम। तो ऑइंटमेंट अप्लाई कर देंगे, ठीक हो जाएगा। फिर वो बीजिंग जाते हैं, बीजिंग में उनसे पूछा जाता है कैसा लगा, इतना सुंदर देश है, मैं तो यहीं बस जाना चाहता। देखिए, डिप्लोमेसी में शब्दों का चयन किस प्रकार से, आप एक फ़ोटो बहुत चला था, आपको ध्यान होगा, जब अमेरिका गए थे मनमोहन सिंह, वो फ़ोटो इतना चला था सोशल मीडिया में कि मनमोहन सिंह जी ओबामा के सामने लगभग 180 बहुत आगे वो झुक गए थे नमस्ते करते हुए। एंड किसी हिंदुस्तानी को अच्छा नहीं लगा। नहीं गलत है, झुक नहीं गए थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इंडिया लव्स यू। ये इसमें बहुत लोगों, मैं नहीं बोल रहा हूँ बड़ी आपत्ति हुई थी, इंडिया लव्स यू, लेकिन झुकने वाली, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया झुक गया था, मगर बॉडी लैंग्वेज कितना महत्व। एक सेकंड मैम प्लीज, आप वो भी प्रधानमंत्री थे इंडिया के, लेट मी आपने कंप्लीट। आई जो वाज नॉट नेशनलिज्म का जो आप हमको अभी लेक्चर पढ़ा रहे, वो भी प्रधानमंत्री। मेरा काम यहाँ है कि मैं बीजेपी के व्यू को जरूर रखूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने पार्टी के व्यू को, प्लीज, बहुत प्यारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मगर प्लीज आप अपने विषय में उसको रखिएगा। मैं सर एक सेकंड। तो इसलिए जब व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का विषय को रखने का तरीका, व्यक्ति का पहनावा, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उसके अंदर जो शक्तियां हैं वो झलकती हैं, इंटेंशंस झलकता है। यही मनमोहन सिंह जी अमेरिका जा रहे होते तो पुण्य जी आप बताएं, क्या पुण्य प्रसून वाजपेयी आज 14-14, 15-15 घंटे की कवरेज करता? आप देश के वन ऑफ द बिगेस्ट एंकर्स हैं, क्या वो 15 घंटे आज कवरेज दे रहे होते? शायद नहीं। मैं मनमोहन सिंह पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मैं उंगली उठा रहा हूँ काम करने के तरीके को लेके। मेरे भाई अभी मीम अफजल साहब ने कहा बहुत जल्दी में है मोदी और बेचते हैं अपने आप को एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। लोग क्यों खरीदेगा? लोग खरीदेंगे ही नहीं आप अगर बिकने लायक नहीं हैं। आप में कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं। लोगों को क्यों इतना, मेडिसिन स्क्वायर में क्यों एक रॉक स्टार बन के जा रहे हैं? इससे पहले भी तो मनमोहन सिंह जी गए, क्यों वो रॉक स्टार नहीं बन पाए? ये बात बिल्कुल जायज है कि वो रॉक स्टार बन के जा रहे हैं, ये तो बात लोग बनाते हैं, कोई बन नहीं सकता है सर, बिल्कुल जायज है, कोई नहीं बन सकता है, लोग बनाते हैं। देख रहे हैं आप, उसमें नेगेटिव खोज रहे हैं। उम्मीद, मैं देश का एक युवा की तो उम्मीद यही है कि एक सिंबलिज्म की राजनीति से बाहर कब आएंगे? इनकी बात से हम बेचने जा रहे हैं, क्या बेचने जा रहे हैं? आज वो अपनी इकोनॉमी बेच रहे हैं कि एक संघ को खुश करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क? संघ को खुश, एक मिनट, मैंने इकोनॉमी बेच रहे थे, जनता ने उसे बंद डब्बे में डाल दिया। एक मिनट मुझे पूरा करनी है। दूसरा, जब इन्होंने चाइनीज इंकर्जन की बात की और साइलेंट, प्रधानमंत्री की कौन सी स्टेटमेंट आई है ये दिखा दें। जो कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज वहाँ ढोकला सर्व कर रहे हैं। एक वो माइथोलॉजी होती है ट्रोजन हॉर्स, हमारे गेस्ट बन के आते हैं और वहीं टेंट गाड़ देते हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, क्यों नहीं बोल रहे? दूसरा, और एक मिनट, एक तारीख 15 अप्रैल को दौलत बेग एरिया में इंकर्जन हुई थी और वहाँ पे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो गया था। उनका एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के साथ जो प्यार है, आज तक कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो लग रहा है पूरी दुनिया इस यात्रा को देख रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा अमेरिका में और ओबामा के साथ मुलाकात किस मायने में पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। हर की नज़र इस पर हमें